जब हम किसी विशाल कांच की चमचमाती कॉर्पोरेट इमारत को देखते हैं ना, तो हमें वहां सफलता दिखती है, मतलब विकास दिखता है। लेकिन अगर कार्ल मार्क्स उस इमारत को देखते तो उन्हें वहां एक क्राइम सीन नजर आता। हाँ, एक क्राइम सीन। ये लिटरली बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ऐसे देखने का। बिल्कुल। और आज हम जिस विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क पर अपनी ये डीप डाइव कर रहे हैं, वो हमारे समाज, हमारी नौकरी, धर्म, हमारी सरकार, इन सबको हमारी व्यक्तिगत पसंद नहीं मानता, बल्कि ये मानता है कि ये सब एक विशाल और निर्मम आर्थिक मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं। एकदम सही। हम आज कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय ढांचे का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। हाँ, और ये समझना सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि उस सोर्स कोड को डिकोड करना है जो आज की आधुनिक दुनिया को चला रहा है। बिल्कुल। और शुरुआत में ही मुझे लगता है ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, एकदम। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष और अकादमिक है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्क्स ने मानव समाज के काम करने के तरीके को, इतिहास के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को और हर चीज के केंद्र में अर्थव्यवस्था की भूमिका को किस तरह परिभाषित किया है। मतलब हम सिर्फ सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मार्क्सवादी ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपना देखने का नजरिया बदलना होगा। हमें समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखना बंद करना होगा और इसे एक समग्र प्रणाली यानी एक मैक्रो स्ट्रक्चर के रूप में देखना होगा। ठीक है, तो अगर समाज व्यक्तियों से नहीं बल्कि एक विशाल मशीन की तरह काम कर रहा है, तो इस मशीन को चलाने वाले कुछ नियम भी होंगे ना? मतलब जैसे भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण होता है, वैसे ही इस मार्क्सवादी ब्रह्मांड के क्या नियम हैं? मैं यही सोच रही थी। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस ढांचे के 3 बुनियादी नियम हैं। पहला, जैसा कि हमने अभी कहा, मैक्रो पर्सपेक्टिव, यानी समाज एक समग्र प्रणाली है। दूसरा नियम है संघर्ष परिप्रेक्ष्य या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मतलब टकराव। हाँ, मार्क्स का मानना था कि समाज का विकास कभी भी शांति, आपसी सहमति या अच्छे विचारों से नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल। बदलाव हमेशा अलग अलग वर्गों के बीच होने वाले निरंतर टकराव और संघर्ष से ही आता है। और तीसरा जो इस पूरी थ्योरी का गुरुत्वाकर्षण है, वो है आर्थिक निर्धारणवाद या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि समाज में होने वाले हर बदलाव के पीछे, चाहे वो कोई नई राजनीतिक व्यवस्था हो या कोई नया कानून, उसके पीछे हमेशा आर्थिक कारण ही मुख्य ड्राइविंग फोर्स होते हैं। तो मतलब अर्थव्यवस्था ही वो इंजन है जो सब कुछ चलाता है। बिल्कुल। यहीं से ऐतिहासिक भौतिकवाद या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की अवधारणा निकल कर आती है न? लेकिन मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ा था कि मार्क्स ने ये विचार अचानक शून्य से नहीं निकाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने समय के 2 बड़े दार्शनिकों हेगेल और फायरबाख के विचारों को लिया और एक तरह से उनका रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। हेगेल का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत था ऐतिहासिक एवोल्यूशन और डायलेक्टिक सिद्धांत। हेगेल कहते थे कि समाज हमेशा विचारों के टकराव से आगे बढ़ता है। विचारों का टकराव? हाँ, इसे ऐसे समझे, समाज में एक मौजूदा विचार या व्यवस्था होती है जिसे वाद या थीसिस कहते हैं। समय के साथ उस व्यवस्था के भीतर से ही उसका एक विरोधी विचार पैदा होता है जिसे प्रतिवाद या एंटीथीसिस कहते हैं। ओके, तो दोनों के बीच टकराव होता है। एग्जैक्टली। इन दोनों के बीच जबरदस्त वैचारिक संघर्ष होता है और इस टकराव से एक नई उन्नत व्यवस्था जन्म लेती है जिसे संश्लेषण या सिंथेसिस कहा जाता है। समझ गई। हेगेल का मानना था कि इंसान के विचार ही दुनिया को आकार देते हैं, जिसे आदर्शवाद या आइडियलिज्म कहा गया। लेकिन मार्क्स को ये आदर्शवाद बिल्कुल हजम नहीं हुआ। तो मार्क्स ने फायरबाख को पढ़ा, जिन्होंने कहा था कि विचार दुनिया नहीं बदलते, बल्कि भौतिक वास्तविकता और इंसान की जरूरतें दुनिया बदलती हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, तो मैंने जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से मार्क्स ने हेगेल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसमें से आदर्शवाद का इंजन निकालकर बाहर फेंक दिया। हाँ, लिटरली यही किया। और उसकी जगह फायरबाख के भौतिकवाद का भारी भरकम इंजन फिट कर दिया। हाँ। यानी विचारों का टकराव नहीं, बल्कि आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों का टकराव ही समाज को बदलता है। ये एक बहुत ही सटीक चित्र प्रस्तुत करता है। मेरा मानना है कि मार्क्स का तर्क बहुत सीधा था। जब तक लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तब तक स्वतंत्रता या समानता जैसे विचार हवा हवाई हैं। बिल्कुल, भूखे पेट क्या विचार आएंगे।
उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के महान विचारों के कारण नहीं हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि सामंती व्यवस्था में आर्थिक असमानता अपने चरम पर थी और लोग भूखे मर रहे थे। भौतिक परिस्थितियों ने उस क्रांति को जन्म दिया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था ही सब कुछ तय कर रही है, तो ये अर्थव्यवस्था समाज के बाकी हिस्सों को, जैसे हमारी संस्कृति, हमारे परिवार, इन सबको कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि हम तो खुद को स्वतंत्र सोचने वाले इंसान मानते हैं। ये एक बड़ा भ्रम है मार्क्स के अनुसार। तो इस ढांचे में उत्पादन की विधा यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन और समाज की वास्तुकला को कैसे समझाया गया है? इसे समझने के लिए हमें समाज की तुलना एक इमारत से करनी होगी। किसी भी इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? उसकी नींव, जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली। मार्क्स इसे बेस कहते हैं। ये बेस हमारा आर्थिक ढांचा है जिसे मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ये बेस दो चीजों से बनता है: उत्पादन की शक्तियां जैसे मशीनें, तकनीक, जमीन, कच्चा माल। और दूसरा? और उत्पादन के संबंध, यानी जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनके बीच का संबंध, जैसे फैक्ट्री के मालिक और मजदूर के बीच का रिश्ता। ये पूरा बेस समाज की नींव है। अच्छा, तो मशीनें और लोगों के आर्थिक रिश्ते मिलकर बेस बनाते हैं, और इस नींव के ऊपर जो कुछ भी खड़ा है, इमारत के खंभे, छत, खिड़कियां, वो सब सुपरस्ट्रक्चर है। राइट। बिल्कुल सही। इस सुपरस्ट्रक्चर में हमारा धर्म, कानून, परिवार प्रणाली, हमारी शिक्षा, हमारी कला और हमारी संस्कृति सब शामिल है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। हाँ, बताइए। अगर हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी कानूनी व्यवस्था सिर्फ इस आर्थिक बेस की एक इमारत है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी न्यायपालिका या हमारा धर्म स्वतंत्र नहीं है? मार्क्सवादी ढांचे में बिल्कुल नहीं। क्या ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं? मतलब अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, मान लीजिए कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए हर शुक्रवार को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के सेशन आयोजित करवाती है। बहुत ही आम बात है आज की कॉर्पोरेट में। तो क्या मार्क्स ये कहेंगे कि ये कोई भलाई का काम नहीं है, बल्कि ये सुपर स्ट्रक्चर का एक टूल है ताकि मजदूर शांत रहें और अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग न करें? क्योंकि सैलरी बढ़ाना तो बेस का हिस्सा है ना। मार्क्सवादी विश्लेषण बिल्कुल इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। मैं कहूंगा कि सुपर स्ट्रक्चर का मुख्य और एकमात्र काम उस बेस को, यानी मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना, उसे सही ठहराना और उसे टूटने से बचाना है। ओह, ये तो बहुत डार्क नजरिया है ना? कानून अक्सर निजी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जो अंततः पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हैं। शिक्षा प्रणाली ऐसे लोग तैयार करती है जो बिना सवाल किए 9 से 5 की नौकरी कर सकें। समझ गई। तो वो जो माइंडफुलनेस सेशन है, इस नजरिए से कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि उसकी उत्पादकता को बनाए रखने और व्यवस्था के खिलाफ उसके गुस्से को शांत करने का एक आधुनिक तरीका है। बाप रे, अगर ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर सिर्फ मौजूदा आर्थिक बेस की रक्षा कर रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि इस बेस के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। बिल्कुल। आज का हमारा बेस पूंजीवाद है, और पूंजीवाद काम कैसे करता है, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही बुनियादी फॉर्मूला दिया गया है। सोर्स मटेरियल में वस्तुओं का संचलन, यहाँ CMC और MCM प्राइम का जिक्र आता है। हाँ, ये फॉर्मूला पूंजीवाद की असली आत्मा को बेनकाब करता है। चलिए एक गैर पूंजीवादी बहुत ही साधारण व्यवस्था से शुरू करते हैं, जिसे CMC यानी कमोडिटी, मनी, कमोडिटी कहा गया है। ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक गांव का मोची है। उसने एक जोड़ी जूते बनाए जो कि कमोडिटी हैं। उसने बाजार में जाकर उन जूतों को बेचा और उसे कुछ पैसे मिले, यानी मनी। C से M। हाँ, फिर उस पैसे से उसने अपने परिवार के लिए गेहूं खरीद लिया, जो फिर से कमोडिटी है। यहाँ उद्देश्य तो बहुत साफ है ना। मोची को गेहूं की जरूरत थी, इसलिए उसने जूते बनाए। प्रक्रिया जरूरत पर शुरू हुई और जरूरत पर खत्म हो गई। एकदम सही। लेकिन पूंजीवाद में ये प्रक्रिया पूरी तरह से उलट जाती है। ये MCM प्राइम बन जाती है। मतलब MCM डैश। हाँ, यहां शुरुआत पैसे से होती है। एक बड़ा निवेशक या हेज फंड अपना पैसा लगाता है, एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री खरीदता है, जूते बनवाता है और फिर उन्हें बेचकर पहले से कहीं अधिक पैसा कमाता है, जिसे हम M प्राइम कहते हैं। यानी यहाँ उस निवेशक को जूतों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैक्ट्री जूते बना रही है या बंदूकें। उसका एकमात्र लक्ष्य है M को M प्राइम में बदलना, मतलब निरंतर लाभ कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एग्जैक्टली। और अगर कल उसे लगेगा कि फैक्ट्री को बंद करके उसकी मशीनें
कबाड़ में बेचने से ज्यादा मुनाफा मिलेगा तो वो तुरंत वो भी कर देगा, भले ही सैकड़ों मोची बेरोजगार हो जाए। और यही यही वो बिंदु है जहां से समाज में गहरी दरारें पड़नी शुरू होती हैं, क्योंकि ये निरंतर मुनाफे की भूख ही समाज को वर्गों में बांट देती है। वर्गों में? हाँ, इस ढांचे में इसे वर्ग शरीर रचना या क्लास एनाटॉमी कहा गया है। समाज एक पिरामिड में बदल जाता है। सबसे ऊपर बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग है, जिनका उत्पादन के हर साधन पर कब्जा है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं। हाँ, और सबसे नीचे सर्वहारा या मजदूर वर्ग है, जिनके पास बेचने के लिए अपने शरीर के श्रम के अलावा कुछ नहीं है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही असुरक्षित वर्ग है ना, पेटी बुर्जुआ। बिल्कुल। जिसे आज हम छोटा व्यापारी या मिडिल क्लास कह सकते हैं। ये तो मुझे लिटरली सांप सीढ़ी के खेल जैसा लगता है, जहां मिडिल क्लास हमेशा सीढ़ी चढ़कर बुर्जुआ बनने का सपना देखता है। हाँ, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन हमेशा इस खौफ में जीता है कि एक आर्थिक मंदी या एक गलत कदम और वो सीधे सांप के मुंह में जाके नीचे सर्वहारा वर्ग में गिर जाएगा। ये अनवाजी सही दिशा में है, लेकिन मार्क्स के अनुसार ये ऐसा सांप सीढ़ी का खेल है जहां पूंजीपति लगातार सीढ़ियां हटा रहे हैं और नए सांप जोड़ रहे हैं। और ये तो चीटिंग हुई। इस प्रक्रिया को सर्वहाराकरण या प्रोलिटेरियनाइजेशन कहा गया है। जब बड़े कॉरपोरेशंस बाजार पर कब्जा कर लेते हैं तो छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो जाता है और वे मजदूर वर्ग में खिसक जाते हैं। मतलब उनका डाउनग्रेड हो जाता है। हाँ, पूंजीपातीकरण यानी मिडिल क्लास का अपग्रेड होकर अरबपति बन जाना, ये एक बहुत ही दुर्लभ अपवाद है। अब यहाँ हम इस पूरे सिस्टम के सबसे मानवीय और शायद मुझे लगता है सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं। अगर ये MCM प्राइम वाली मशीन लगातार मुनाफा चूस रही है तो इस मशीन के अंदर जो असली इंसान पिसा जा रहा है उसका क्या? 1844 की मैन्युस्क्रिप्ट्स में मार्क्स ने अलगाव या एलियनेशन के सिद्धांत की बात की है। हाँ, और ये सिर्फ एक दार्शनिक शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही भौतिक प्रक्रिया है। अलगाव का सीधा अर्थ है इंसान का अपनी ही इंसानियत और अपने काम से कट जाना। मार्क्स इसके 4 आयाम बताते हैं। पहला है उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 19वीं सदी का एक बढ़ई है जो अपने हाथों से कुर्सी बनाता है। वो लकड़ी चुनता है, उसे काटता है, डिजाइन बनाता है। वो पूरी प्रक्रिया का मालिक है। हाँ, लेकिन अब उसी इंसान को एक आधुनिक असेंबली लाइन या किसी बड़ी ई-कॉमर्स वेयरहाउस में खड़ा कर दीजिए। उसका काम सिर्फ हर 10 सेकंड में एक बॉक्स पर बारकोड स्कैन करना है। और यहीं से अलगाव शुरू होता है। वो वेयरहाउस का कर्मचारी उत्पादन की प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। वो एक विशाल मशीन का महज एक मांसल पुर्जा बन गया है, लिटरली एक रोबोट की तरह। हाँ। दूसरा आयाम है उत्पाद से अलगाव। बढ़ई की कुर्सी उसकी अपनी रचना थी, लेकिन वेयरहाउस के कर्मचारी के हाथों से दिन भर में लाखों रुपए का सामान गुजरता है, पर उनमें से किसी एक भी चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो बस पराया माल ढो रहा है। एग्जैक्टली। और तीसरा है सहकर्मियों से अलगाव। सहकर्मियों से मतलब अपने साथ काम करने वालों से। हाँ, उसी वेयरहाउस में उसके साथ सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वे दोस्त हैं? नहीं। सिस्टम उन्हें इस तरह डिजाइन करता है कि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाएं। ओह, जैसे कौन ज्यादा बॉक्स स्कैन करेगा, किसका परफॉर्मेंस रिव्यू अच्छा होगा। बिल्कुल। वे एक साथ होकर भी बिल्कुल अकेले हैं। और इन तीनों के मिलने से चौथा और सबसे गहरा अलगाव पैदा होता है, स्वयं से अलगाव। खुद से ही दूर हो जाना। हाँ, इंसान अपनी रचनात्मकता, अपनी सोचने की क्षमता खो लेता है। वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे कुछ रचना है, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए करता है। वो अपनी ही मानवीय क्षमता से दूर हो जाता है। जब मैं ये सब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये 1844 का जो अलगाव है, ये आज की दुनिया के कॉर्पोरेट बर्नआउट का ही दूसरा नाम है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। जहां लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं क्योंकि हफ्ते के 5 दिन वे खुद को एक रोबोट की तरह महसूस करते हैं। उनका अपनी पहचान से कोई जुड़ाव नहीं बचता। और ये मानसिक अलगाव अकेले नहीं आता। इसके साथ एक बहुत ही कठोर आर्थिक सच्चाई जुड़ी है, जिसे कंगालीकरण की प्रक्रिया या पॉपुलराइजेशन फनल कहा जाता है। ये क्या है? मार्क्स का तर्क था कि जैसे जैसे उत्पादन की शक्तियां विकसित होती हैं, नई मशीनें आती हैं, मुनाफा बढ़ता है, पूंजीपति तो और अमीर होता जाता है, लेकिन मजदूर वर्ग का चरम शोषण होता है और वे लगातार गरीबी और दरिद्रता की ओर धकेले जाते हैं। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है और शायद हमारे बहुत से श्रोताओं को भी होगा। बताइए। अगर हम इतिहास को देखें तो पूंजीवाद ने वास्तव में जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। आज के मजदूर के पास 19वीं सदी के मजदूर की तुलना में
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, फोन है, इंटरनेट है, तो मार्क्स ये कैसे कह सकते हैं कि मजदूर लगातार कंगाल हो रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्लासिक आलोचना है इस सिद्धांत की। इसे समझने के लिए हमें निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट और सापेक्ष यानी रिलेटिव गरीबी के बीच का अंतर देखना होगा। सापेक्ष और निरपेक्ष? हाँ, मार्क्स का मुख्य जोर सापेक्ष कंगालीकरण पर था। मतलब दूसरों के मुकाबले गरीबी? बिल्कुल। भले ही आज मजदूर के पास एक स्मार्टफोन है, लेकिन जो अरबपति उस स्मार्टफोन की फैक्ट्री का मालिक है, उसकी संपत्ति और मजदूर की संपत्ति के बीच की खाई 19वीं सदी की तुलना में हजारों गुना ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। अच्छा, वो गैप बढ़ गया है। मजदूर का शोषण इसलिए नहीं हो रहा कि वो भूखा है, शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोई और हड़प रहा है। तो ये एक ऐसा रबर बैंड है जिसे पूंजीपति लगातार खींच रहा है, लेकिन कोई भी रबर बैंड हमेशा के लिए खिंचता नहीं रह सकता है ना? एक बिंदु पे आके वो टूटता है। हाँ, वो टूटता है। और यहीं से हम इतिहास के अंतिम चक्र, घर्षण बिंदु और वर्ग चेतना की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। बुर्जुआ यानी पूंजीपति और सर्वहारा यानी मजदूर, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन उनके हित पूरी तरह से एक दूसरे के दुश्मन हैं। कैसे? पूंजीपति चाहता है कि मजदूर को कम से कम वेतन देना पड़े ताकि मुनाफा अधिकतम हो, जबकि मजदूर चाहता है कि उसका वेतन बढ़े। इस स्थिति को विरोधी सहयोग या एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन कहा गया है। मतलब साथ भी रहना है और लड़ना भी है। हाँ, ये ऐसा है जैसे दो गियर एक साथ घूम रहे हों, लेकिन उनके बीच भयानक घर्षण या फ्रिक्शन हो रहा हो। और जब ये घर्षण बहुत बढ़ जाता है, जब अलगाव और कंगालीकरण अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब मजदूरों के भीतर एक आहा मोमेंट आता है। आहा मोमेंट, बिल्कुल। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका दुश्मन उनके बगल में काम करने वाला मजदूर नहीं है, बल्कि वो पूरा सिस्टम है। इसी एहसास को वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शियसनेस कहा गया है। और जब ये चेतना जागती है तब क्रांति जन्म लेती है। इसी आधार पर मार्क्स ने मानव इतिहास को 6 अवस्थाओं या रिवोल्यूशनरी साइकिल में बांटा है। हाँ, सोर्स में इनका जिक्र था। पहली अवस्था थी आदिम साम्यवाद, जब लोग जंगलों में शिकार करते थे, कोई संपत्ति नहीं थी, कोई वर्ग नहीं था। फिर कृषि आई और इसके साथ आई दूसरी अवस्था दास पद्धति, जहां मालिक और दास थे। तीसरी अवस्था थी सामंतवाद, जहां सामंत और किसान थे। और चौथी अवस्था है आज का पूंजीवाद। और मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के अपने आंतरिक विरोधाभास और ये भयानक शोषण क्रांति को जन्म देंगे, जिससे 5वीं अवस्था आएगी समाजवाद। समाजवाद, जहां मजदूर राज करेंगे। हाँ, मार्क्स इसे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहते हैं, जहां मजदूर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। ये सिर्फ एक बदलाव का दौर होगा। और अंततः ये हमें छठी और अंतिम अवस्था तक ले जाएगा, उन्नत साम्यवाद या एडवांस्ड कम्युनिज्म। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से वर्ग विहीन और राज्य विहीन होगा। एग्जैक्टली। यहाँ कोई सरकार नहीं होगी, संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा। और ये कोई यूटोपियन सपना नहीं है जिसे चुना जा सकता है। मार्क्स के अनुसार ये एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है, हिस्टोरिकल इनेविटेबिलिटी। ये होकर ही रहेगा। हाँ, मार्क्स का विश्वास था कि जैसे गुरुत्वाकर्षण को नकारा नहीं जा सकता, वैसे ही पूंजीवाद के विनाश और उन्नत साम्यवाद के आगमन को टाला नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ दर्शन शास्त्र का एक बहुत गहरा सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। बताइए, क्या सवाल है? अन्य शुरू में हेगल के डायलैक्टिक या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की बात की थी कि इतिहास हमेशा वाद और प्रतिवाद के टकराव से आगे बढ़ता है। हाँ, थीसिस और एंटीथीसिस। तो अगर उन्नत साम्यवाद सच में आ गया, एक ऐसा समाज जहाँ कोई वर्ग नहीं है, कोई असमानता नहीं है, तो क्या वो टकराव हमेशा के लिए रुक जाएगा? ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। अगर कोई वर्ग ही नहीं बचेगा तो कोई प्रतिवाद भी नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि वहां पहुंचकर मानव इतिहास हमेशा के लिए रुक जाएगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और कई आलोचक यही सवाल उठाते हैं। मैं कहूंगा कि मार्क्सवादी तर्क ये कहता है कि चूंकि इतिहास को आगे बढ़ाने वाला मुख्य इंजन वर्ग संघर्ष था, इसलिए जब वर्ग ही समाप्त हो जाएंगे तो वो संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। मतलब कोई इंजन नहीं बचेगा? हाँ, समाज एक संतुलन, एक स्थायी अवस्था में आ जाएगा। इतिहास का वो खूनी और शोषक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमें क्या मिलता है? मार्क्सवादी चश्मा हमें सिखाता है कि समाज में जब भी कुछ बदलता है, कोई नया कानून आता है, कोई नई तकनीक आती है या कोई नया सांस्कृतिक चलन शुरू होता है,
तो हमें सतह के नीचे देखना चाहिए।